की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट प्रत्याशियों की जारी कर दी है। बड़ी खबर मिल रही है, मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होना है उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान दूसरी सूची में, दूसरी लिस्ट में किया है। और देखिए, नाम डालें प्रमुख नामों पर तो देखिए, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिंह सिकरवार, जो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, अपने साथ 300 से 400 कार्यकर्ताओं को भी लेकर आए हैं। मुन्ना लाल गोयल के सामने सतीश सिकरवार चुनाव लड़ेंगे। वही सतीश सिकरवार जो अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी में आए हैं। सुर्खी सबसे हाईलाइट सीट है। पारुल साहू जो 2013 में बीजेपी की कैंडिडेट रही थी, गोविंद सिंह राजपूत को 2013 के चुनाव में हराया था, वो अब कांग्रेस के टिकट पर उन्हीं जो प्रबल दावेदार है, हालांकि संभावित दावेदार सुर्खी से बीजेपी की तरफ से गोविंद सिंह राजपूत ही होंगे, लगभग ये माना जा रहा है। कांग्रेस ने पारुल साहू के नाम पर मुहर लगा दी है और इधर गोविंद सिंह राजपूत के सामने अब पारुल साहू चुनाव मैदान में उतरेगी उपचुनाव में। और 9 प्रत्याशियों के नामों का जो ऐलान हुआ है उसमें कुछ और नजर डालें तो मुंगावली से कन्हैया राम लोधी का नाम फाइनल किया है पार्टी ने। मांधाता विधानसभा सीट से उत्तम राज नारायण सिंह। वहीं बात करें दूसरी कुछ अन्य सीटों की तो दूसरी लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने बदनावर विधानसभा सीट से अभिषेक सिंह टिंकू के नाम पर मुहर लगाई है। सुवासरा विधानसभा सीट से राकेश पाटीदार, मुंगावली से कन्हैया राम लोधी, ऐसे अलग अलग 9 सीटों के 9 उम्मीदवार जो हैं, प्रत्याशी जो हैं, उनके नामों पर पार्टी ने मुहर लगाई है। और दूसरी लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने 9 अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जौरा से पंकज उपाध्याय को टिकट मिला है, मुंगावली से कन्हैया राम लोधी को टिकट दिया गया है, तो मांधाता विधानसभा सीट से उत्तम राज नारायण सिंह को टिकट दिया है पार्टी ने। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और जाहिर है कि जिस तरह से पहले की हम लिस्ट की बात करें तो 15 उम्मीदवार पहले की लिस्ट में पहले ही घोषित हो चुके हैं और अब 9 उम्मीदवार पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। यानी 28 में से 24 सीटों पर पार्टी अपने कैंडिडेट्स, अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब रह जाती है 4 सीटें और अब उम्मीद मानी जा रही है कि तीसरी लिस्ट जब आएगी उसमें इन 4 नामों का ऐलान होगा। अभी ये 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में किया है। और देखिए, सबसे जो 2 नाम हम अगर गौर करें, हम नजर डालें, हालांकि लगभग तय माना जा रहा था, सतीश सिकरवार और पारुल साहू जो बीजेपी का दामन छोड़कर आए हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या पार्टी उन्हें टिकट देगी? और देखिए, पार्टी ने अपना जो है एक तरह से स्टैंड लिया और दोनों उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा के उन्हें टिकट दे दी, क्योंकि कांग्रेस को यकीन है कि सुर्खी से पारुल साहू और ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार ये पार्टी को जीत दिलाएंगे, क्योंकि पहले ये बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर इस वक्त देखिए इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पहले 15 सीटों पर 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पार्टी कर चुकी है 15 दिन पहले, और अब 9 सीटों से जो नाम सामने आए हैं, पार्टी ने जो नामों पर मुहर लगा दी है वो आपको हम नाम बता रहे हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची में पोहरी से चुनाव लड़ेंगे हरिवल्लभ शुक्ला, तो वहीं दूसरी तरफ जौरा विधानसभा सीट से पंकज उपाध्याय को पार्टी ने टिकट दिया है और मांधाता विधानसभा सीट से उत्तम राज नारायण सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। हम रुक करेंगे, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विजय मांडगे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। विजय, 9 नामों का ऐलान कर चुकी है पार्टी दूसरी लिस्ट में और 2 नाम सतीश सिकरवार, पारुल साहू, पार्टी ने इन पर भरोसा जताया, क्या है अपडेट, कैसे देखते हैं आप? देखिए दीपक, बिल्कुल, और ये दोनों अभी कुछ दिन पहले ही शामिल हुए हैं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में, और ये माना जा रहा था। दरअसल जब दोनों शामिल हुए तो उनका ये कहना था कि वो केवल कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा था कि दोनों को टिकट मिलेगा। ग्वालियर पूर्व की जो सीट है जिस पर मुन्नालाल गोयल इस समय बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, सतीश सिकरवार ने 2018 का चुनाव भी उन्हीं के सामने लड़ा था और दोनों ने 2018 का चुनाव दूसरी पार्टियों से लड़ा था। सिकरवार ने जहां बीजेपी से चुनाव लड़ा था, वहीं मुन्नालाल गोयल ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। अब आप देखिए कि दोनों की पार्टियां बदल चुकी हैं। अब सतीश सिकरवार कांग्रेस के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ेंगे और मुन्नालाल गोयल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। काफी दिलचस्प मुकाबला ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर ये जो फाइनल हुआ है नाम, इसके बाद देखने को मिल सकता है। सबसे अहम बात यही है कि जो लोग बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं उन लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया है, और जो लगातार बीजेपी ये कहती आ रही है
कि कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं, नेताओं का बड़ा टोटा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है और इसी वजह से अब कांग्रेस के सामने नेताओं की कमी हो गई। तो बीजेपी से या फिर दूसरे दलों से जो नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं उन्हें टिकट दिया जा रहा है। तो हमने पहली लिस्ट में देखा था दीपक, जो 15 लोगों की लिस्ट थी उसमें भी कई सारे नेता ऐसे थे जो या तो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर दूसरे दलों से चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और अब एक बार फिर उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। और इसी का विरोध हमें उस अंचल में देखने को भी मिला, चाहे हम दिमनी की बात करें या फिर दूसरे मुरैना की जो दूसरी सीटों की बात करें जहां बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने ऐसे लोगों पर भरोसा किया है जो दूसरे दलों के हैं। इस समय कांग्रेस के पास वाकई में इन चेहरों को देखकर कहा जा सकता है कि नेताओं की ज़रूर कमी है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ कांग्रेस का ये भी दावा है कि तमाम जो टिकट फाइनल किए जा रहे हैं वो सर्वे के आधार पर फाइनल किए गए हैं। यानी सर्वे में इन नामों को बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा है कि यदि ये इन्हें टिकट मिलता है तो इनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये दूसरे दलों से आए नेता हैं। अब सर्वे में कांग्रेस ने किस तरह से 2-2, 3-3 बार का सर्वे हुआ है, लेकिन अब कुल मिलाकर 15 और 9 यानी 24 सीटों पर कांग्रेस ने अपने चेहरे सामने ला दिए हैं, चेहरे उतार दिए हैं, जबकि बीजेपी के जो 28 सीटें हैं उनमें बीजेपी के चेहरे तय हैं। और बीजेपी ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं जो नेता, वही उनके चेहरे होंगे। तो अभी ऐसे हम देखें तो बीजेपी के करीब करीब यदि जौरा को छोड़ दिया जाए, आगर मालवा को छोड़ दिया जाए और अभी जो ब्यावरा की सीट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ विधायकों का निधन होने के बाद ये सीटें खाली हुई थी, तो 28 में से 25 जो सीटें हैं, 25 सीटें जो हैं उसमें बीजेपी के चेहरे बिल्कुल तय हैं। बिल्कुल। और अब 24 सीटों पर कांग्रेस ने नामों का ऐलान कर दिया, तो एक सीट अभी भी बाकी है। और कुछ ही दिनों में जैसे जैसे अब चूंकि 29 सितंबर को चुनाव आयोग की बैठक है और 29 को ही चुनाव आयोग ने उसी दिन कहा था जिस दिन बिहार इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया था कि 29 को उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो 29 से पहले ही कांग्रेस ने 9 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। विजय, हम थोड़ा अगर डिटेल में समझना चाहें 9 सीटों में से अगर हम सुर्खी की ही बात करें तो काफी हाईलाइट सीट अब ये मानी जा रही है, क्योंकि पारुल साहू जिस तरह कांग्रेस में आई और कमलनाथ ने उस दिन कहा था कि पारुल साहू के पिता मेरे बहुत अच्छे साथी रहे हैं, बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। राजनीतिक पंडित तो यह भी मान रहे हैं कि पारुल साहू गोविंद सिंह राजपूत, जो कि फिलहाल तो संभावित उम्मीदवार हैं, उन्हें टक्कर देंगी। ये काफी हॉट सीट मानी जा रही है। आप सुर्खी सीट को कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और गोविंद सिंह राजपूत जिस समय कांग्रेस में थे उस समय सुर्खी विधानसभा सीट पर वो कद्दावर नेता कहे जाते थे और उन्हें टक्कर पारुल साहू ने दी थी। हालांकि गोविंद सिंह राजपूत जो चुनाव हारे वो बहुत कम वोटों से हारे थे, करीब 150 वोटों से चुनाव हारे थे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2008 के चुनाव की, और 2008 में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। 2013 के चुनाव की बात करें दीपक, तो पारुल साहू को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और खुद पारुल साहू ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई थी, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अंदरूनी तौर पर देखें तो पारुल साहू का विरोध था और इसी वजह से उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया था और उसकी जगह लक्ष्मी नारायण जो सागर के सांसद थे उनके बेटे को टिकट मिला था, लेकिन वो भी सुर्खी से 2018 का चुनाव हार गए थे। और 2018 में हारने के बाद गोविंद सिंह राजपूत एक बार फिर चुनाव जीते थे। तो कुल मिलाकर दोनों के बीच में मुकाबला हो चुका है और एक बार फिर अब उपचुनाव में दोनों के बीच मुकाबला होगा। पारुल साहू काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर। जब वो कांग्रेस में शामिल हुई थी तो उनकी घर वापसी हुई है, एक तरह से उन्होंने खुद ही ये कहा था कि उनकी घर वापसी हुई है। और वो उनके पिता जो है पहले भी कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस के नेता रहे हैं और इसीलिए कमलनाथ ने भी कहा था कि ये घर वापसी है। लेकिन चूंकि अब पारुल एक दिक्कत इस तरह से हम देख सकते हैं कि पारुल साहू बीजेपी में थी और बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुई है, मगर बीजेपी के बाकी के जो कार्यकर्ता है,
चूंकि बीजेपी में संगठन जो है वो दमदारी से मैदान में उतरता है, तो जो कार्यकर्ता है वो जरूर पारुल साहू के साथ शामिल नहीं हुए। इसके उलट हमने देखा कि सतीश सिकरवार के साथ बहुत सारे, जैसे उनका दावा है कि करीब 150 कार्यकर्ता उनके साथ उन्होंने कांग्रेस में सदस्यता ली है जी। और दूसरी तरफ हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में क्या हुआ है कि जब से ये कांग्रेस के तमाम सारे जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, चाहे हम गोविंद सिंह राजपूत की बात करें, तुलसी सिलावट और जितने 25 नेता हैं, उनके साथ भारी संख्या में जो समर्थक हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। तो अब दो तरीके से यदि हम विश्लेषण करें तो ये जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सुर्खी की जहाँ तक बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत के पास एक तो उनके समर्थकों की लंबी चौड़ी फौज है, दूसरा बीजेपी का पूरा संगठन है जो पारुल साहू के साथ नहीं रहेगा। तो कांग्रेस का यदि वो कैंडिडेट उन्हें बनाया है कांग्रेस ने, तो समर्थक जो है वो उन्हें समर्थक जुटाने होंगे। तो ये एक बात जरूर है और इतना आसान भी नहीं होता कि आप एक लंबी चौड़ा, जब आप नेता होते हो तो उनके समर्थकों की एक अच्छी खासी संख्या जरूर होती है, लेकिन चुनाव जीतना और समर्थक बनाना इसमें काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए होता है। लेकिन ये ज़रूर बात है कि मुकाबला कड़ा और दिलचस्प होगा सुर्खी का, क्योंकि सुर्खी जो है वो हमेशा सुर्खियों में रही है हर चुनाव में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और चूंकि पारुल साहू भी काफी एक अच्छी नेता रही है, फॉरेन में पढ़ चुकी हैं, अच्छी बोलती भी हैं। अब विजय, हम अगर अगली सीट की हम बात करें, हालांकि 9 सीटों में हाट पिपलिया का तो जिक्र नहीं है, कांग्रेस पार्टी हाट पिपलिया से किसे उम्मीदवार बनाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सांवेर की बात करें, सुर्खी की बात करें, ग्वालियर पूर्व की बात करें, उसके बाद एक ये सीट ऐसी आ जाती है हाट पिपलिया जहां पर काफी कश्मकश है। पहले जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार बनी तो जीतू पटवारी की सिफारिश पर मनोज चौधरी को टिकट दिया गया, लेकिन मनोज चौधरी तो पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, बीजेपी के हो गए हैं। तो आप हाट पिपलिया में कैसा समीकरण देख रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है मालवा में भी बीजेपी के एक पूर्व नेता नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि कांग्रेस में अभी इस समय नेताओं की फौज तो है, लेकिन कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवारी जता रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जीतने वाला चेहरा कौन है। ऐसा नहीं था कि सुर्खी में कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, उम्मीदवार हो सकता है। यदि आपका एक बड़ा लीडर छोड़कर गया है पार्टी, तो उसके पीछे आपका सेकेंड लाइन की लीडरशिप होती है, थर्ड लाइन की लीडरशिप होती है, लेकिन ये चेहरे ऐसे नहीं है कि जो चुनाव जितवा सके, क्योंकि ये उस बड़े नेता के पीछे ही रहे हैं अब तक। लीडरशिप डेवलप उस तरीके से नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी, तो इसी वजह से अब इतना कम समय है तो कांग्रेस ये दांव लगा रही है कि अब सेकंड और थर्ड लीडर के नेताओं को यदि टिकट दिया जाए, जिन्हें अपनी जनता के बीच में पहचान बनाने में ही बहुत समय लग जाएगा, तो क्यों ना ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाए जो पहले से वहाँ या तो पूर्व विधायक रहा है, या पहले का चुनाव लड़ चुका है, या फिर उसका चुनाव लड़ने का जो प्रोफाइल रहा है, या फिर इसका मतलब ये कि चुनाव में उसने जब फाइट की है तो उसको जो वोट परसेंटेज मिला है या फिर उसको जो समर्थन मिला है, तो ये तमाम जो पैरामीटर्स है उसको देखते हुए कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, भले ही वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े हों, जिनका कहीं ना कहीं कुछ समर्थन है और जिनका वोट प्रतिशत उस चुनाव में ठीक ठाक कहा जा सकता है। जैसे हम मुरैना और ग्वालियर चंबल की जितनी सीटों पर बात करें तो बीएसपी के से छोड़कर कांग्रेस में आए जितने लोग हैं, जितने उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट मिला है, वो दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे। 2018 के चुनाव की बात करें, 2013 के चुनाव की बात करें, या फिर उससे और पहले 2018 के चुनाव 2008 के चुनाव की बात करें, तो हम ये 3 चुनाव का एनालिसिस देखें तो कभी बीएसपी दूसरे नंबर पर रही है, कभी तीसरे नंबर पर, और वो ही उम्मीदवार रहे हैं, वो कभी बीजेपी से लड़े हैं तो कभी कांग्रेस से भी लड़े हैं। बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं, जैसे रविंद्र सिंह तोमर है दिमनी से, वो उन्होंने 2008 का चुनाव बीजेपी से लड़ा, उसके बाद 2013 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए, 2018 में उन्हें टिकट नहीं मिला, अब उपचुनाव एक बार फिर उन्हें कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिन्हें कांग्रेस ने देखा है, क्योंकि इतनी जल्दी आप यदि किसी नए चेहरे को मैदान में उतारेंगे तो उसे समर्थन जुटाना, जनता का समर्थन मिलना
बहुत मुश्किल काम होता है एक नेता के लिए कि इतने कम समय में, और इसी वजह से शायद कांग्रेस ने ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की है कि लोकप्रिय चेहरे, पहले से चुनाव लड़े हुए चेहरे, भले ही वो किसी दूसरे दल के हो और जनता उन्हें जानती हो, वो सक्रिय रहे हो उस क्षेत्र में, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए। तो सतीश सिकरवार, पारुल साहू, प्रेमचंद गुड्डू, रविंद्र तोमर, कन्हैयालाल अग्रवाल, ये तमाम सारे जो नेता हैं वो ऐसे नेता हैं जो पहले भी चुनाव फाइट कर चुके हैं और उन्हें वहाँ के क्षेत्र की जनता जानती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने विजय। मैं आपसे विजय ये भी समझना चाहूंगा कि हमने ये भी देखा कि जब कांग्रेस पार्टी ने 15 दिन पहले पहली लिस्ट जारी की 15 नामों की, उसके बाद कई सीटों पर हमने देखा कि कुछ किसी तरह की नाराजगी प्रदर्शन देखने को मिला। जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनका कहना था कि हमें बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए, यानी हमने दिमनी की बात करें या कुछ अन्य सीटों की बात करें तो एक तरह से विरोध देखने को मिला। पार्टी ने कहा कि हमने सिर्फ एक फैक्टर पर ध्यान रखते हुए टिकट दिया है और वो है सर्वे फैक्टर, जीत का फैक्टर। जो जिताऊ उम्मीदवार है हम उसी को टिकट देंगे। ये जो 9 नामों का ऐलान हुआ है, इनमें क्या आप कोई सीट ऐसी देखते हैं जहां आगे चल के एक बार फिर विरोध हो सकता है किसी प्रत्याशी को लेकर? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। जैसे सतीश सिकरवार जब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तो हमने देखा कि जिस दिन भोपाल में वो कांग्रेस की सदस्यता ले रहे थे तो वहाँ जो ग्वालियर के स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के, वो उसका विरोध कर रहे थे। और वो विरोध इसीलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि ग्वालियर पूर्व में, ऐसा नहीं कि ग्वालियर पूर्व से दावेदारी नहीं थी, बहुत सारे नेता थे कांग्रेस के जो दावेदारी जता रहे थे, लेकिन बहुत दूसरे फैक्टर भी हैं। चूँकि चुनाव जीतने के लिए आपको एक तो समर्थकों की और इसकी ज़रूरत तो होती है, साथ ही चुनाव के लिए धन की भी ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं दीपक, देखिए बहुत बड़े चुनाव में बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती है, तो बहुत सारी चीज़ों को देखकर ही तो हो सकता है। देखिए अभी जिस समय टिकटों का ऐलान हुआ था, 15 हम पहले नामों का जिक्र करें तो उसके 2-3 दिनों के अंदर विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आना शुरू हुई थी। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव की तारीखें मैं कहूँगा कि नज़दीक आती जा रही है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज 27 तारीख हो चुकी है और परसों चलिए एक बार फिर हम रुक करते हैं चर्चा की तरफ। विजय मांडगे हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। विजय, जाहिर है कि अभी अजब सिंह से भी हमारी बातचीत हुई और वो भी एक तरह से अभिव्यक्त तो कर रहे हैं खुशी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जनता बखूबी जानती है और जनता बखूबी समझती है। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, जानबूझकर तत्कालीन कमलनाथ सरकार को गिराने की कोशिश की है, और बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। उपचुनाव जो है किसी आम चुनाव से कम नहीं है। इस समय हम यदि मध्य प्रदेश में उपचुनाव का एक सिनारियो देखें जी, तो बीजेपी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस जो है उतनी मैदानी तौर पर बात करें तो मैदानी तौर पर कांग्रेस ने अभी इतनी सभाएं नहीं ली है, अभी इतना नेता कोई सक्रिय नहीं है। ये ज़रूर है कि मैनेजमेंट के तौर पर और चुनावी प्रबंधन के तौर पर कांग्रेस जो है वो अपना काम कर रही है। जुगल सिंह, यही मैं एक सवाल एक और पूछना चाहूँगा। बीजेपी बहुत धुआंधार तरीके से करीब 80% सीटों पर मैं देखूं तो बीजेपी कवर कर चुकी है, और ख़ासतौर पर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया ताबड़तोड़, और पीछे से पूरा संगठन का जो बैकअप है। कांग्रेस वैसे मैदानी तौर पर सक्रिय नहीं है, ये भी क्या रणनीति आप देखते हैं? देखिए, ये हम ये कह सकते हैं कि शिव ज्योति एक्सप्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में पूरे विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रही है और बहुत धुआंधार प्रचार कर रही है, और दोनों की फेस वैल्यू है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय नेता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना एक भाषण देने की शैली है, उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनका अपना एक जनाधार है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। जो उनके वर्कर है वो काम करना शुरू कर चुके हैं, सोशल मीडिया उनका बहुत सक्रिय हो गया है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के कई वीडियो आ गए हैं, कई पोस्टर, कई तरीके के जो उनका एजेंडा है वो हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन धुआंधार प्रचार में कांग्रेस पिछड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल कांग्रेस के पास ग्वालियर चंबल में कोई ऐसा नेता नहीं है जो जिसके चेहरे पे कांग्रेस दाव खेले या उसको स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस प्रेजेंट कर दे और वहाँ एक माहौल बन जाए। ऐसा चेहरा कांग्रेस के पास फिलहाल नहीं है। कमलनाथ मैनेजमेंट गुरु हैं, कमलनाथ का मैनेजमेंट सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अब कांग्रेस ने, आप देखेंगे, उसकी रणनीति में बदलाव किया है। अब कांग्रेस की तरफ से जेवी एक्सप्रेस से दौड़ने लगी, यानी कि जयवर्धन सिंह युवा चेहरा है और उस युवा चेहरे को वो अब चुनावी प्रचार में उतार रहे हैं। जैसा कल बंसल न्यूज़ की बातचीत में भी आपने देखा होगा कि जेवी ने कितने सड़े हुए अंदाज में तमाम बातें की हैं।
तो निश्चित रूप से लगता है कि जो कांग्रेस की युवा टीम है वो प्रचार में जुटेगी और कमलनाथ मैनेजमेंट संभालेंगे। बिल्कुल दीपक, और हम देखें तो पूरा जो कांग्रेस की रणनीति है वो यही नजर आती है जी। कि कमलनाथ की नज़र, मॉनिटरिंग का काम वो रहेगा, और ये जो युवा चेहरे हैं वो लगातार प्रचार में इस समय हमें नज़र आ रहे हैं, दौड़ भाग करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे हम बात करें जयवर्धन सिंह की, जीतू पटवारी की। लेकिन अभी भी ये कहना ज़रूर होगा कि जैसा बीजेपी का प्रचार है, जितनी धुआंधार तरीके से प्रचार है, वैसा अभी उस स्तर तक कांग्रेस पहुंच नहीं पाई है। लेकिन ये जो 9 सीटें अब घोषित हुई है, इसके बाद ज़रूर प्रचार में तेज़ी आएगी। और अब एक दिन बाकी है, 29 तारीख को जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, जैसा वो पहले कह चुका है कि 29 को एक बैठक के बाद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो उसके बाद मध्य प्रदेश के जो सियासी सरगर्मी है, बिल्कुल एक चीज जोड़ना चाहूँगा। आपने सुना होगा कमलनाथ जी बार बार ये बात कहते हैं सभी मंचों से, जब भी मीडिया उनसे बात करता है, कि उनका चुनाव बीजेपी के संगठन से चुनाव है। उसका मायने यही है कि बीजेपी जिस तरीके से रणनीति पर काम करती है, जिस तरीके से उसका प्रचार अभियान होता है, जिस तरीके से बूथ स्तर पर, पन्ना स्तर पर, पन्ना प्रमुख जो बनाती है बीजेपी, तो बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है कि वो पूरा ग्राउंड लेवल पे बहुत बेहतर काम करते हैं। इसलिए कमलनाथ हमेशा ये बोलते हैं कि उनका चुनाव बीजेपी संगठन से है, किसी चेहरे से या किसी उम्मीदवार से नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेस में अभी बीजेपी आगे है प्रचार प्रसार में, लेकिन आगे हम देखते हैं जेवी एक्सप्रेस कितनी तेज आगे हमको लगता है कि दौड़ती है। बिल्कुल सही कहा। और दीपक, बात यही है कि इस समय जो उपचुनाव में एक अहम फैक्टर यही रहेगा कि बीजेपी के पास संगठन है, कांग्रेस के पास कमलनाथ जैसा मंझा हुआ नेता है, और वो पीसीसी चीफ भी है, उनके पास एक लंबा अनुभव है। तो अब करीब करीब हम देखें तो 24 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की, कि कौन किसके सामने मैदान में उतरा है। और अब इन 24 सीटों के बाद जो बची हुई और 4 सीटें हैं, वो भी जल्द ही उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और कुछ सीटों पर रणनीति है, जैसे जुगल जिक्र कर रहे थे, जिसका हाटपिपलिया का हमने जिक्र किया, तो कुछ सीटों पर जरूर कांग्रेस की रणनीति है। हम अगर लेकिन विजय, इन्हीं कांग्रेस पार्टी के आगे की संभावनाओं को टटोलने की, तलाशने की कोशिश करें तो और ऐसी कौन सी आप संभावनाएं देखते हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो 3 बड़े चेहरे थे 2018 के चुनाव के वक्त, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब सिंधिया के बीजेपी में आने से सिर्फ 2 बड़े चेहरे रह जाते हैं, दिग्विजय और कमलनाथ। कमलनाथ एक बड़ा चेहरा है, मीडिएटर के तौर पर काम भी कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन ये 9 सीटों के बाद भी कहीं ना कहीं नाराजगी अभी अगर सामने आती है, तो पार्टी के वो कौन से बड़े चेहरे ऐसे आपको नजर आते हैं जो इस तरह से मीडिएटर के तौर पर भूमिका अदा कर सकते हैं? ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, तो ऐसे में पार्टी के लिए जीत दर्ज कराना और वापस सत्ता में आना ये किसी चुनौती से कम नहीं है, इतना आसान नहीं है। इस पर आप क्या संभावनाएं देखते हैं पार्टी की तरफ से? देखिए, कांग्रेस ने एक चीज जरूर की है कि जो पूर्व मंत्री हैं उन लोगों को प्रभारी बनाया गया है। तो जहाँ तक हम बात करें कि कुछ सीटों पर ज़रूर विरोध के स्वर जब 15 नामों का ऐलान हुआ था उसके बाद सुनाई दिए थे, लेकिन हमने देखा कि पीसी शर्मा जो ग्वालियर के पूर्व सीट के प्रभारी और ग्वालियर सीट के, तो वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने कुछ लोगों को मनाने की कोशिश की। गोविंद सिंह के बहुत अच्छे समर्थक कहे जाते थे, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, फिर दूसरे दिन गोविंद सिंह उन्हें मना कर ले आए। जो लोग विरोध कर रहे हैं टिकट बांटने का, वो लोग हैं जो दावेदार थे। दरअसल क्या होता है कि जब बहुत सारे दावेदार होते हैं किसी सीट पर और जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो उनके दावेदारों के समर्थक इस तरह से मैं रोकना चाहूंगा विजय आपको। इस वक्त हमारे साथ हरिवल्लभ शुक्ला जी जुड़ गए हैं पौरी सीट से, ये चूंकि इनका भी नाम फाइनल हो चुका है। सबसे पहले हरि जी बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए। किस तरह अभिव्यक्त करेंगे अपनी खुशी? पार्टी ने आपके नाम का ऐलान किया है और आप पर मंथन किया है। जी, मैं सबसे पहले सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। मुकुल वासनिक जी को, वेणुगोपाल जी को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके और स्टेट लीडरशिप ने भरोसा करके मुझे प्रत्याशी बनाया जी। मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और सीट उनकी झोली में डालूंगा, पौरी की कांग्रेस की झोली में। जी हरिवल्लभ जी, लेकिन चुनाव के तारीखें भी लगभग मानी जा रही है, 1-1.5 महीने के भीतर चुनाव भी हो जाएंगे, प्रचार के लिए समय भी कम है। तैयारियां आपकी अगर हम बात करें तो कैसी है? अब मैं 2 बार विधायक रह चुका हूं पौरी से, हर गांव मजरे टोले को अच्छी तरह से जानता हूं, सातों समाजों से मेरे नजदीकी संबंध हैं जी।
इसलिए तैयारियां तो 12 महीने चलती रहती हैं, लेकिन जनता में इतना उत्साह है कांग्रेस के प्रति कि निश्चित रूप से हम कांग्रेस की सीट को निकाल के देंगे। जी, यानी हम माने कि जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं, लेकिन चुनौती कम नहीं है सामने। बीजेपी की भी तैयारी पूरी है, आपको चैलेंज दे रही है पार्टी को। देखिए, बीजेपी को जीतने के लिए जितना कर सकती है उतना सब करेगी, लेकिन कांग्रेस की होगी है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। जी जी, हमारे साथ विजय भी हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बने हैं। विजय, आप कुछ पूछना चाहें तो? शुक्ला जी, मैं विजय मांडगे बोल रहा हूं और आपको बहुत लंबा अनुभव है चुनाव लड़ने का। 2 बार आप विधायक भी रहे, आपने सांसद का भी चुनाव लड़ा, लेकिन मेरा ये सवाल है कि उस समय जो चूंकि ये भी कहा जाता था कि वहाँ सिंधिया परिवार के समर्थन से टिकट मिलता है, लेकिन अब नहीं है, तो ये एक अंतर आप देखते हैं कि अब सिंधिया परिवार उस क्षेत्र में बीजेपी के साथ है, तो कुछ दिक्कतें जाएंगी शुक्ला जी, या फिर आप कॉन्फिडेंट है कि पोहरी और बाकी सीटों पर जो चुनाव है? जी देखिए, मैं आपको निवेदन कर दूं मैं कि सिंधिया परिवार अब हमारे साथ नहीं है, उससे कांग्रेस में एक नया जोश पैदा हुआ है और कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। हम सारी सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की जीत रहे हैं। लेकिन ऐसा दावा तो बीजेपी भी कर रही है, जैसे उमाशंकर गुप्ता ग्वालियर की 16 सीटों के प्रभारी है बीजेपी के नेता, उनका ये दावा है कि कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है, कोई नेता नहीं है, तो बीजेपी को पूरी 16 सीटों पर जीत मिलेगी। बात कर रहे हैं, वो चेहरा तो लोकसभा चुनाव में हार चुका है, लेकिन शिवराज सिंह और बाकी के जो उस चेहरे को हरा दिया था, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। हमारे पास तो बड़े बड़े चेहरे हैं, कमलनाथ जी का चेहरा है। अच्छा शुक्ला जी, एक और सवाल है कि जिस तरह से जो टिकट मिला है, चूंकि आप तो पुराने कांग्रेसी है, लेकिन कई सीटों पर ऐसे लोगों को, ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है जो बहुजन समाज पार्टी या दूसरे दलों से आए हुए हैं। तो इसका अभी हम सतीश सिकरवार की बात करें, वो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, तो क्या अंदरूनी तौर पर उनको साथ मिलेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, या फिर वो सभी लोगों को मैनेज करने में कामयाब होंगे आपकी नजर में? कांग्रेस कार्यकर्ता जो भी हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उनको तन मन धन और मन वचन कर्म से समर्पण से साथ करेंगे, उन सबको जीत मिलेगी, ये मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं। और ग्वालियर चंबल संभाग में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आज भले ही आप मेरी बात पर विश्वास न करें, लेकिन एक महीने बाद आपको विश्वास करना पड़ जाएगा। लेकिन फिर विरोध क्यों हुआ यदि सब तन मन धन से कार्यकर्ता साथ में है? लोकतंत्र है जिसमें किसी का जो उम्मीदवार होते हैं टिकट के 10 लोग मिलता है, एक को तो बाकी 9 को तो मायूसी होती है, लेकिन थोड़ी 1-2 दिन बाद ये मायूसी समाप्त हो जाती है, सब पार्टी के चुनाव कार्यक्रम में लग जाते हैं। यानी आपका कहना है कि पूरा समन्वय है, और जैसे समन्वय की भूमिका 2018 में दिग्विजय सिंह जी ने निभाई थी, वैसे ही अब समन्वय की कोशिशें कांग्रेस में बाकी नेता निभा रहे हैं। देखिए, जो समन्वय हम में है और जो समन्वय नहीं होने देते थे, आज वो कांग्रेस से बाहर चले गए, तो हमें कोई संकट नहीं है, वो संकट तो बीजेपी को है। चलिए शुक्ला जी, जी शुक्ला जी, जी तो टिकट मिलने की आपको बधाई है, और मेरे ख्याल से आप एक बार फिर जो है पोहरी में पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे। आपको लंबा अनुभव है चुनावी राजनीति का। तो दीपक हरिवल्लभ शुक्ला बहुत पुराने कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें कई बार सांसद का भी चुनाव वो लड़ चुके हैं और 2 बार पोहरी से विधायक रह चुके, तो एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है पोहरी में इस उपचुनाव में।